लाइव न्यूज रूम लाइव से आज हम आपको बताएंगे तमाम बड़ी खबर। लेकिन खबरों की शुरुआत करेंगे आग के तांडव के साथ, जिसने पूरे देश में अलग अलग जगहों से जिस तरह से आग ने कहर बरपाया है, ऐसे में देश भर में गमगीन माहौल हो गया है। क्योंकि इंदौर से एक तरफ खबर आई जहां 8 लोगों की आग लगने से मौत हो गई, दिल्ली के पालम से खबर आई जहां पर 6 लोगों की मौत हो गई, इसी तरह चंडीगढ़ से भी खबर आई जहां फैक्ट्री में आग लगी और वहां पर भारी तबाही देखने को मिली। इसके साथ साथ अलग अलग शहरों में भी यही तस्वीरें देखने को मिली। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे गर्मी का आलम बढ़ता है, आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा होता जाता है। और इसके पीछे के मुख्य कारणों पर भी अगर गौर फरमाया जाए तो सबसे बड़ा कारण रहता है शॉर्ट सर्किट। दरअसल गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल लोग करते हैं, जिसके चलते लगातार दबाव पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर और आग लगने की घटनाओं में इजाफा होने लगता है। अब हमने आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी दिखाई और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए, पहली तस्वीर देखिए दिल्ली के पालम की है जहां आग ने जमकर तांडव मचाया और 9 लोगों की मौत हो गई। दूसरी चंडीगढ़ की है जहां मोबाइल मार्केट में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तीसरी खबर इंदौर से है जहां चार्जिंग पॉइंट से आग ने विकराल रूप ले लिया और कई लोगों की जान चली गई। चौथी तस्वीर दतिया की है जहां गेहूं के खेत में आग लग गई और किसान की 2 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। पांचवी खबर इंदौर की है जहां दवा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई, 4 से 5 लोग घायल हो गए। छठवीं खबर राजस्थान के जालौर की है जहां हाईवे पर तेल से भरा टैंकर पलट गया और आग ने यहां पर भी विकराल रूप धारण कर लिया। बिल्कुल ऑडियो आ रहा है और एक और तो देखिए अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली के पालम में भी आग का कहर देखने को मिला जहां साद नगर इलाके में एक मकान में भीषण आग लग गई और आग की चपेट में आने से 3 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। और सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और अंदर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। अब चंडीगढ़ की भी अगर बात की जाए तो यहां पर भी यही हालात देखने को मिले जहां मोबाइल मार्केट में भीषण आग लगी, बंसल फोटो लैब में भी भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी, कई फायर विभाग की गाड़ियां मौजूद, लेकिन आग लगातार वहां पर भयंकर रूप लेती हुई नजर आई। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कहीं एसी में ब्लास्ट तो कहीं पर एक मकान में आग से 9 लोगों की मौत। देखिए आग का तांडव शहर शहर किस तरह कहर बनकर टूटा हुआ नजर आया है। और देखिए जिस तरह से हमने आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाई, इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी न्यूज रूम से संभव गुप्ता जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। संभव, आज की तस्वीरें काफी भयावह थी, कई लोगों की जान चली गई और आग का तांडव इस कदर देखने को मिला कि हर कोई गमगीन हो गया। बिल्कुल हिमानी, हम यहाँ पर चर्चा ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जैसा आपने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि गर्मी आती ही इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं। अमूमन हम देखते हैं कभी फ्रिज में आग लग जाती है, कभी राह चलते जब लोग गाड़ी चलाते हैं लोगों की गाड़ियों में आग लग जाती है, लोगों की जिंदा जलकर मौत हो जाती है। भयावह स्थिति है। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई हैं इंदौर से और दिल्ली से, रूह कांप गई है। क्योंकि इंदौर में तकरीबन 8 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हैं जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन एक साथ 8 लोगों की चिताएं जल रही हैं, कितना भयावह वो मंजर होगा। इन तस्वीरों में हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। मानी सुबह से लगातार हमारे सहयोगी कवरेज कर रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि कितना भयानक वो मंजर रहा होगा कि एक गलती कितनी भारी पड़ गई। कि सुबह का मामला, इंदौर में सुबह का मामला EV चार्ज में लगी हुई थी और अचानक से शॉर्ट सर्किट होता है, ये आग फैलती है, घर में जो सिलेंडर रखे होते हैं उसमें ब्लास्ट होता है। तकरीबन आग कई घंटों तक लगी रही। इसी के साथ एक लापरवाही ये भी है कि यहाँ पर इस आग को बुझाया जा सकता था। जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो लगातार मुस्तैद रहती है, लेकिन आरोप लग रहे हैं, जो परिजन हैं बिलख रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं फायर ब्रिगेड के ऊपर कि वो समय पर पहुँच जाते, फुर्ती दिखाते तो लोगों की जान कम जा सकती थी, 8 लोगों की जान बच सकती थी। इसी के साथ एक और भयावह मामला सामने आया हिमानी, वो है दिल्ली का, जहाँ दिल्ली के पालम इलाके में एक बिल्डिंग में आग लग गई। और इसमें दर्दनाक ये है कि इसमें 3 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। माने कितना
भयानक ये मंजर रहा होगा। पालम के पास एक बिल्डिंग जहां पर आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती, 30 गाड़ियां पहुंचती, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आग कितनी भयावह रही होगी। संभव ऐसा नहीं लगता आपको कि जैसे जैसे गर्मी आती है तो यहाँ पर एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग को लेकर बात हो या फिर कह लीजिए कि कोई नियम लागू होने चाहिए ताकि इतना ज़्यादा बोझ जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर ना आए या फिर उससे बचाव किया जा सके। अब जैसे कि हमने हाल ही में देखा था पिछले कुछ सालों में कि एसी में आप एक लिमिट दे दी गई थी कि इससे कम आप अपना टेम्परेचर नहीं कर सकते, तो इससे क्या होगा कि बिजली की भी बचत होती है और साथ ही साथ लोड भी कम पड़ता है। ऐसे नियम लागू होने की ज़रूरत नहीं लगती आपको? बिल्कुल नियम होने चाहिए, इसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तरह तरह की चीज़ों को, एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन इसमें सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सावधानी ही बचाव है। अगर आप सावधानी रखेंगे तो जाहिर आप बचाव कर पाएंगे। जिस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती हैं उनसे हम काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं अगर हिमानी हमने उसमें समय रहते ध्यान दिया, हमने लापरवाही नहीं की। जैसे इंदौर में हमने चार्जिंग में गाड़ी लगा दी, उसके बाद हम बेफिक्र होकर सो गए, ये भारी पड़ सकता है। इस तरह की कई घटनाएं कि शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, जहाँ पर फायर यंत्र होने चाहिए वहाँ पर इस तरह की कमियां देखने को मिलती हैं। नतीजा ये रहता है किस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। हम देख रहे हैं चंडीगढ़ में मोबाइल मार्केट में कई दुकानें जलकर राख हो गई, लाखों का नुकसान हो गया। कई जगह हम लापरवाहियाँ होती हैं, उस पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मानिए बिल्कुल, यहाँ पर सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और विशेषकर ख्याल रखना ज़रूरी है कि गर्मी आते ही अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कोशिश कीजिए कि कम से कम आप इस्तेमाल कीजिए ताकि लोड उन पर ज़्यादा ना हो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की घटनाएं लगातार बढ़ सकती हैं और ऐसे में जो इंदौर में घटना घटित हुई है वो कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है। तो इसका एक बड़ा उदाहरण हमारे सहयोगी भी दे रहे थे। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ की भी बात की जाए तो देखिए जैसे जैसे गर्मी आती है तो हमने देखा भी है कि जंगलों में भी आग लगने की घटनाएं जो हैं वो बढ़ जाती है, क्योंकि भीषण गर्मी और कई रिकॉर्ड तोड़ती हुई गर्मी नजर आती है। अब अगर हम दिल्ली की ही बात कर ले तो यहाँ पर भी लू के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी तरह कई प्रदेशों में, कई राज्यों में गर्मी से हाल बेहाल हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय जो बनता है वो है आग लगने की घटनाएं, क्योंकि अलग अलग जगहों से आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जाती है। और इंदौर में जो हमने हालात देखे, कई लोगों की जान चली गई इंदौर में। और सबसे मुख्य बात जो है वो ये रही कि यहाँ पर जो गाड़ी थी वो चार्जिंग पर लगाई गई और वहाँ पर अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ और वो जो शॉर्ट सर्किट था घर में रखे कई सिलेंडरों में उसकी चिंगारी जो है वो जा पहुंची। अब ऐसे में जब चिंगारी सिलेंडरों में पहुंची तो एक के बाद एक कई ब्लास्ट होते चले गए। सोचिए ज़रा कि जो लोग वहाँ पर रह रहे होंगे उन पर क्या बीत रही होगी, क्या आलम रहा होगा। और सबसे मुख्य बात कि घर में डिजिटल लॉक लगा हुआ था। अब डिजिटल लॉक लगा है तो जो सदस्य घर के अंदर थे वो बाहर नहीं निकल पाए। अब जो लोग बाहर नहीं निकल पाए वो उस आग में झुलस के इस दुनिया में अब नहीं रहे। ये सबसे कह लीजिए कि गमगीन समय उस वक्त रहा होगा उनके पूरे परिवार के लिए और कई बच्चे जो हैं वो इस हादसे का शिकार हो गए। इसके साथ साथ बड़ी लापरवाही जो है फायर ब्रिगेड की टीम की ओर से भी सामने आई है, जहां पर लगभग बताया जा रहा है कि 1 घंटे देरी से, आसपास के जो स्थानीय लोग थे उनका कहना है कि 1 घंटे की देरी से जो है फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची। अब तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में डिजिटल लॉक नहीं था, ये बड़ा अपडेट सामने आया है। नॉर्मल लॉक था, लेकिन यहाँ पर जो है घर में ही लोग फंस गए। शायद उस अफरा तफरी में लोग जो है वो कुछ समझ नहीं पाए और बाहर नहीं निकल पाए और इसी के चलते जो है कई लोग जो फंसे, लेकिन कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। रेलिंग तोड़कर, वहाँ पर ग्रिल तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। वही आपको बता दें कि इंदौर के ब्रजेश्वरी NHX कॉलोनी अग्निकांड भी हुआ है, जहां पर
हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई किस तरह से अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए जरा, गर्मी आते ही आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती है। इंदौर अग्निकांड का नया वीडियो भी सामने आया, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, हादसे के दौरान स्थानीय लोगों ने किया था फोन, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक नया वीडियो सामने आया, फायर विभाग का किया था फोन, स्थानीय लोगों ने ही फायर विभाग को फोन किया था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, ये नया वीडियो सामने आया है। देखिए, सुनते ही फायर कर्मियों ने फोन काट दिया। ये नया वीडियो, ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आप देख रहे हैं किस तरह से इंदौर अग्निकांड का ये नया वीडियो सामने आया है। लोगों ने फोन काट दिया, वहां पर जब लोगों ने फोन किया तो वहां पर फोन काट दिया गया। फायर विभाग को फोन किया था स्थानीय लोगों ने। अंदर सो रहा है, अंदर पंद्रह मिनट में जल की खाक हो जाएगा वो। अंदर सो रहा है, अंदर अंदर सब सोए हुए। आवाज आ रही है आपको ये फूटने की? हेलो, लगाया ना नंबर, लगाया वो बोले 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट में जल की खाक हो जाएगा वो। अंदर सो रहा है, अंदर अंदर सब सोए हुए। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, ये बड़ी घोर लापरवाही, अब इन 8 लोगों की जिंदगियों का जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर फायर ब्रिगेड को कॉल की जाती है स्थानीय लोगों की ओर से, लेकिन साफ कह दिया जाता है, कॉल कट कर दी जाती है वहां पर। अब लोग वहां पर मौजूद करें तो करे क्या, कैसे बचाए, क्योंकि भीषण आग उस वक्त वहां लगी है। देखिए, बिल्कुल इसके जिम्मेदार जो है वो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो रहवासियों के मुताबिक वो नगर निगम है जिसके अंतर्गत यहाँ पर ये फायर सेफ्टी सिस्टम यानी कि फायर ब्रिगेड के वाहन आते हैं। फायर के जो वाहन हैं उनको फ़ोन यहाँ पर स्थानीय लोग लगाते हुए नज़र आते हैं, फ़ोन लगाते हैं उनको, और फ़ोन जब उनको लगाया जाता है तो उसके बाद वो फ़ोन सुनकर काट भी देते हैं। और वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी जो वीडियो अभी हमने आपको सुनाया, उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि 15 मिनट में गाड़ी के साथ साथ घर जलकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 15 मिनट में वाहन नहीं पहुंचा, वाहन को पहुंचने में लगभग 1 घंटे का वक्त लगा, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना था। और 1 घंटे में पूरे घर के अंदर आग फैल चुकी थी। और यहाँ तक आरोप लगाए घर वालों ने कि जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ घर पहुँची तो उसके बाद में जब पानी का छिड़काव शुरू किया था तो इसी दौरान टैंकर का पानी भी ख़त्म हो गया था। और जो उपकरण उनके पास होना चाहिए थे वो उपकरण नहीं थे, जैसे कि रस्सी उनके पास में होना थी, कटर होना था जाली काटने के लिए, वो कटर नहीं थे। स्थानीय लोगों ने कटर और इसके साथ ही रस्सी की व्यवस्था करके दी, जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और घर के अंदर मौजूद 8 लोग जो हैं वो मौत के काल में समा चुके थे। और जो 4 लोग थे उनको सुरक्षित पीछे के रास्ते से निकाल लिया गया था और ये स्थानीय लोग कर चुके थे। फायर ब्रिगेड की यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो आगजनी की घटना हुई है, इसके अंदर ईवी जहाँ पर चार्जिंग लगी थी उसके 4 वाहन खड़े हुए थे जिसमें बुलेट भी शामिल थी और सभी गाड़ियों में पेट्रोल भरा हुआ था। शॉर्ट सर्किट के बाद वो आग सीधी नीचे घर के अंदर खड़े 4 पहिया वाहनों तक पहुंची। उसके बाद में भपकते हुए वो 4 पहिया वाहनों से आग अंदर के रास्ते से पहले डोर में पहुंची, किचन में लगी, उसके बाद पूरे घर के अंदर आग लग गई। देखिए, यहाँ पर सावधानी बरतने की बात ये होती है कि जब भी ईवी कार खरीदी जाती है, बड़ी लापरवाही आखिर क्यों बरती गई? अब तो नई वीडियो भी सामने आ गई है जिसमें स्थानीय लोग कॉल कर रहे हैं, कॉल कट हुई, फिर वहां पर पानी पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा आपने बताया कई उपकरण, रस्सी जैसे वहां पर पर्याप्त नहीं थी। और सबसे घोर लापरवाही की जो समय पर रहकर पहुंचना चाहिए था, 1 घंटे बाद वहां पर टीम पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल और अब आपको सुनवा देते हैं कि सीएम मोहन यादव द्वारा क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले को लेकर। CCTV और डोर बंद होने से साथ ही आग दुखद निधन हुआ है और ऐसे में अधिकारियों को भी हमने यहाँ से रवाना किया है और इस पूरी घटना की जांच भी करेंगे और तमाम प्रकार की इस कठिन घड़ी में सरकार
शोक संतप्त परिवार के साथ भी है। और वहाँ के एसीएस अनुपम राजन जी और हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रवाना किया, माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, महापौर जी, हमारे तमाम जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक महेंद्र आइडे जी सवेरे से उसमें लगे हुए हैं और उम्मीद करेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं को दोहराया नहीं जाए। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगा कि डिजिटल लॉक या इस प्रकार के डोर जरूर लगाएं, लेकिन इसकी पूरी चिंता करें और ईवी चार्जर्स वगैरह से भी जितने सावधानी रख सकते हैं जीवन में वो भी सब जरूरी, क्योंकि हमारे इस सुविधा या सुख के साधन से अगर हमारा जीवन कष्ट में होता है, ये बड़ा चुनौती का विषय है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस घटना के बाद बाकी लोग इससे और सावधान रखेंगे। सरकार भी इसमें अपनी कार्रवाई बताने वाली है। चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे और सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश बजट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर केवल 67% जो खर्च है वो किया गया है बजट में, और अब 15 दिन का समय दे दिया है कि बकाया राशि जो है 15 दिन के अंदर अंदर आप पूरा आकलन करके बताइए कि कहां पर क्या क्या खर्च होना है, अन्यथा ये रकम रिफंड कर ली जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश बजट से जुड़ी खर्च सिर्फ 67% हुआ है बजट, और अगले 15 दिन में खर्च करने होंगे अब 1.10 लाख करोड़ रुपए। तो इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर है। 15 दिन का समय दिया गया है। इसके साथ आपको बता दें 15 दिन में खर्च ना होने पर सरेंडर करनी होगी रकम। वित्तीय वर्ष 2025 और 26 खत्म होने में बचे हैं अब सिर्फ 15 दिन ही, जहां पर 2025 और 26 में मध्य प्रदेश का बजट जो है 3.30 लाख करोड़ है। इसके साथ आपको बता दें कि बजट से खर्च हुई 2.21 लाख करोड़ की धनराशि। तो यहां पर आपको बता दें स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, यहां पर अब 15 दिन का समय बाकी है और राशि जो है खर्च करने के लिए वो 1.10 लाख करोड़ है। अब कैसे इस राशि को खर्च किया जाएगा, कहाँ खर्च किया जाएगा, और ये बकाया राशि कैसे बची, क्योंकि जब बजट पेश होता है तो साफ तौर पर आकलन किया जाता है कहाँ पर क्या राशि खर्च होनी है, लेकिन यहाँ पर अभी इतनी राशि जो है वो बकाया है। कैसे खर्च होगी अब ये राशि? देखिए, बिल्कुल पूरा मामला है मध्य प्रदेश के बजट का है, और मध्य प्रदेश में 2025-26 में जो बजट में प्रावधान किए गए थे वो बजट की ये राशि है। इसमें मध्य प्रदेश के कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो बजट की कुल राशि है वो 50% या इसके आसपास ही खर्च की है, और हम ऐसे में ओवरऑल पूरे बजट की बात करें तो करीब 70% तो राशि खर्च हो चुकी है, लेकिन 30% राशि अभी भी बची हुई है। अब ये 15 दिन में खर्च क्यों करना है? दरअसल बात करें तो जो वित्तीय वर्ष है उसकी समाप्ति मार्च के साथ ही ईयर एंडिंग की समाप्ति इसमें वित्तीय वर्ष की हो जाएगी, तो ऐसे में इस राशि का उपयोग नहीं हो सकेगा और ऐसे में ये जो राशि है ये सरेंडर हो जाएगी। अब जिन विभागों की हम देखें कि जिन्होंने बजट तो दिया गया सरकार की ओर से, लेकिन विभाग जो खर्च नहीं कर पाए, उन विभागों की बात करें तो जो सबसे फिसड्डी विभाग है वो हॉर्टिकल्चर रहा है, जिसने केवल अपनी कुल बजट की 43.82% ही राशि खर्च की है। यानी हॉर्टिकल्चर जो विभाग है 50% भी राशि खर्च नहीं कर पाया है। हम ग्रामीण विकास विभाग की बात करें तो ये वो विभाग है जहां पर कि ग्रामीण एरिया में डेवलपमेंट के लिए सरकार की ओर से राशि दी गई, लेकिन विभाग और विभाग से जुड़े हुए तमाम जो नीचे के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो राशि का उपयोग नहीं कर पाए, और महज आज की दिनांक तक बात करें तो 50.91% ही राशि खर्च कर पाए हैं। हालांकि अन्य विभागों की बात करें तो उसमें पंचायत विभाग है वो 70% ही राशि करीब खर्च कर सका है। पीडब्ल्यूडी जो कि सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और सड़कों पर सबसे अधिक जनता का फोकस रहा है, कई बार हमने देखा है कि बारिश के निकलने के लंबे समय बाद भी सड़कों के गड्ढे नहीं भर पाए, लेकिन विभाग के पास ऐसा नहीं कि फंड नहीं था, फंड तो था, राशि तो थी, लेकिन विभाग ने खर्च नहीं कर पाया है। और कुल बात करें तो 70% राशि ही जो विभाग है चीजों में सुधार क्यों नहीं किया गया हेमंत? ये विभागों के आंकड़े हैं जिसमें
देखिए, बिल्कुल बड़ा सवाल यही है। कई विभाग ऐसे भी हैं जो अपनी 100% राशि खर्च की यानी उन्होंने उपयोग की है। अब जब वो विभाग जो कि अपनी राशि 50%, 60%, 70%, 80% ही खर्च कर पाए हैं, उनको लेकर जब हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सियासत का दौर चल पड़ा है। कांग्रेस का ये आरोप है कि कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने जानबूझकर अपनी राशि उपयोग नहीं की, खर्च नहीं की यानी उपयोग नहीं की, जनता के काम में नहीं लाई। अब जब 15 दिन का समय बचा हुआ है तो कई विभाग ऐसे हैं जो अपनी राशि का आनन फानन में खपाने का जो प्रयास कर रहे हैं। करने वाली बात नहीं है। बजट पेश होने से पहले लगातार विपक्षी दल भी कर्ज को लेकर कई सवाल खड़े करता है कि इतना बजट आपने लिया है, कर्ज बढ़ रहा है, लेकिन वो राशि खर्च ही नहीं हो रही है। और खर्च हो क्यों नहीं रही है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, सरकार ने जो राशि दी है विभागों को, अब विभाग को अपने डिपार्टमेंट में और अपने निचले स्तर पर जो प्रक्रिया है, जो तमाम हम कहें कि पूरी प्लानिंग जारी होती है, 6 महीने की प्लानिंग, साल भर की प्लानिंग, 5 साल की प्लानिंग, तमाम प्लानिंग्स होती है। तो बजट को लेकर साल भर की प्लानिंग होती है कि मुख्य रूप से बजट का उपयोग कैसे करना है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लानिंग्स की गई उस प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, और ना सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन हुआ बल्कि उसकी मॉनिटरिंग भी ठीक ढंग से नहीं हुई। क्योंकि यदि प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन होता या उसकी मॉनिटरिंग होती तो आज जो राशि है उसका पूरा उपयोग होता। खर्च करने से आशा है कि उसका उपयोग किया है कि नहीं किया गया है। अब हम जो हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं, ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सबसे अधिक डेवलपमेंट की आवश्यकता है। और शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सेप्टिक टैंक में 3 लोगों के गिरने से मौत हो गई। कई तरह के सवाल एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं। सेप्टिक टैंक में बिना सुरक्षा नियमों के आखिर इन मजदूरों को कैसे अंदर भेजा गया, क्यों सफाई करवाने के लिए भेजा गया और तमाम मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया? एक बार फिर से ये गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई बार इस तरह के हादसे हुए, कई लोगों की जान गई, कई मजदूरों की जान गई, लेकिन सबक क्या सीखा? बार बार वही स्थिति उत्पन्न होती है। रायपुर से ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर अस्पताल के सेप्टिक टैंक में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर संज्ञान भी लिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रायपुर से यह खबर है, सीएम साय ने ली राज्य अनुश्रवण समिति की बैठक भी इस पूरे विषय को लेकर। इसके साथ साथ 7 साल बाद हुई राज्य अनुश्रवण समिति की यह बैठक, और बैठक के बाद मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जो है वो दिए गए हैं। नगर निगम की परमिशन से होगी सेप्टिक टैंक की सफाई। अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नगर निगम की परमिशन पहले लेनी होगी और उस परमिशन अनुसार ही सेप्टिक टैंक की सफाई होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार बढ़ते हादसों को देखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं सीएम द्वारा। प्रशिक्षित सफाई कर्मचारी अत्याधुनिक मशीनों से करेंगे क्लीनिंग। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए पॉलिटिकल एडिटर वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख वैभव का करेंगे। वैभव, बार बार इस तरह की घटनाएं अलग अलग जगहों से हमने देखी है, जहां पर तमाम नियमों की अनदेखी की जाती है और मजदूरों को सफाई के लिए सेप्टिक टैंक में यूं ही भेज दिया जाता है। लेकिन अब सीएम ने ये सख्त निर्देश दे दिए हैं। कितने अमल होते हुए जमीनी स्तर पर ये नजर आने वाले हैं? देखिए, इस घटना के बाद आज राज्य अनुश्रवण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई विधानसभा परिसर में, और बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर अधिकारियों को ये निर्देशित किया कि अब जो भी इस तरह के जो मैल सफाई का काम है वो नगर निगम की जो है दिशा निर्देश पर होगा, और उसके लिए नगर निगम सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी। उसकी एक समिति, परीक्षण समिति है, और उस समिति के ज़रिए ही कहीं भी सफाई का काम होगा। मतलब अब कोई भी इस तरीके से कहीं अस्पताल हो या होटल हो या दूसरे ऐसे संस्थान हो जहाँ पे मैलों की सफाई का काम होता है, वो काम वो अपनी एजेंसी से, अपने कर्मियों से नहीं करा पाएंगे। उसके लिए पहले उनको नगर निगम से परमिशन लेना होगा, और इसके परिपालन के लिए साफ तौर पर निर्देशित अधिकारियों को किया गया। जो अनुश्रवण समिति की बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री के साथ जो भार साधक सदस्य हैं, पुन्नूलाल मोले जो कि विधायक हैं मुंगेली के, और डोमालाल कोरसेवाड़ा जो कि अहिवारा से विधायक हैं, सदस्य के तौर पर वो भी मौजूद रहे। और इसके अलावा गृह विभाग के अपर सचिव, डीजीपी
भी इस बैठक में मौजूद रहे। मतलब मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पे सख्त हिदायत के साथ ही यह भी बताया कि इस तरह की घटनाओं को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है और दोबारा कोई पुनरावृत्ति जो है घटना ना हो, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर जो है वो बद्रीनाथ, केदारनाथ और अन्य मंदिरों को लेकर है, जहां पर गैर सनातनियों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, वर्जित किया गया है और 47 मंदिरों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। आपको बता दें कि दर्शन के लिए गैर हिंदुओं को अब हल्फनामा देना होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब गैर हिंदुओं को प्रवेश के लिए हल्फनामा देना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। उत्तराखंड की चारधाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है पूरी तरह से वर्जित। 47 मंदिरों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। दर्शन के लिए गैर हिंदुओं को देना होगा हल्फनामा। एक्ट्रेस सारा अली खान पर भी लागू होगा नियम। आपने देखा होगा जिस तरह से सारा अली खान जो है कई बार बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जाती हैं और अब जो है उनको भी हल्फनामा देना होगा। दर्शन के लिए सारा अली खान को हल्फनामा देना होगा और उसके बाद ही वो दर्शन कर सकेंगी। BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने भी इस बारे में जानकारी दी है और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अधीर यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अधीर, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का ये ऐतिहासिक फैसला कहेंगे जिस तरह से चारधाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये बद्री केदार मंदिर समिति है और उन्होंने अपनी मीटिंग में ये फैसला लिया है कि जो गैर हिंदू वाला जो मामला है इस पे मीटिंग में दिया गया था और उसके बाद ही तो मीटिंग ने ये फैसला लिया था कि जी अधीर, आवाज इको हो रही है जी। हेलो। तो तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट रहा है अधीर, आपसे फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला जो है कमेटी द्वारा सुनाया गया। उत्तराखंड के चारधाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित। 47 मंदिरों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दर्शन के लिए गैर हिंदुओं को हल्फनामा देना होगा। मेरी आवाज रोक से नहीं आई। हाँ, हेलो, यहाँ पर आपको बता दें कि दर्शन के लिए गैर हिंदुओं को देना होगा हल्फनामा। सारा अली खान पर भी लागू होंगे ये नियम। और ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक और ऐसे 47 मंदिर जहां पर गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यानी कि अगर वो सनातनी नहीं है तो मंदिर में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब वो मंदिर में नहीं आ सकते। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो उज्जैन में ये पहले से ही नियम जो था वो लागू किया हुआ था। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अधीर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अधीर का करेंगे। अधीर, क्या अब तक आवाज पहुंच रही है सही से? बिल्कुल बिल्कुल। अधीर, 47 मंदिरों में गैर सनातनियों पर पूरी तरह से प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अब क्या बदलाव देखने को मिलेंगे आने वाले समय में? तो अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है मंदिर समिति का, क्योंकि इससे पहले भी मंदिर समिति ने जब मीटिंग करी थी उस मीटिंग में फैसला लिया गया था कि जितने भी गैर सनातनी इन मंदिरों में उनका प्रवेश नहीं होगा। लेकिन कल जब जो वार्ता करके और सबको ये जानकारी दी कि जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश जो है बद्री केदार मंदिर समितियों में अधीन जो मंदिर आते हैं 47 से 48 ऐसी मंदिर हैं जिनमें अब गैर सनातनी का जो प्रवेश है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि अगर कोई गैर सनातनी अगर मंदिर में जाता है प्रवेश करने तो उसके लिए क्या क्या नियम रहेंगे, तो उनका साफ तौर से कहना था कि अगर कोई गैर सनातनी हिंदू गैर सनातनी अगर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता है तो उसको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा और एफिडेविट बनाने के बाद ही वो मंदिर में आके दर्शन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये
बहुत बड़ा एक फैसला है मंदिर समिति का, और कहीं ना कहीं इन फैसले के बाद अब एक राजनीति भी पूरी तरह से शुरू हो गई है, क्योंकि जो कांग्रेस है उसने जो सरकार को इनको घेरना शुरू कर दिया है कि जिस तरह से इस तरह का फैसला जो ये ले रही है मंदिर समिति वाले, ये अपने आप में सही नहीं, क्योंकि पहले से ही जो मंदिर में इतनी भीड़ होती है, जो लोग वहां जाते हैं, उनका तो सही से बंदोबस्त मंदिर समिति कर नहीं पाती है, और अब इस तरह का फैसला अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। जो गैर हिंदू, जो गैर सनातनी प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए हल्फनामे की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी अधीर? बिल्कुल, इसके ऊपर अभी मंदिर समिति पूरी तरह से काम कर रही है। अभी आज भी एक मीटिंग मंदिर समिति ने करी, इसमें उन्होंने डिसाइड करा है कि इसके ऊपर भी एक एसओपी बनाई जाएगी, और कितनी इसके लिए टीम रखी जाएगी, कितने डैश बनाए जाएंगे, क्या करा जाएगा, इसके लिए पूरी एक एसओपी तैयार की जा रही है। उसके बाद ही मंदिर समिति से बता जाएगी कि किस तरह से ये एफिडेविट बनेगा, और उसके बाद श्रद्धालु जो है दर्शन कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अधीर आपका तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। और ये बहुत बड़ी जानकारी, ऐतिहासिक फैसला जो है यहाँ पर लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।